हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास। तो बैंकिंग अवेयरनेस में हम पहले काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और अगर आपको आती है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा, एक आध चीज़ जुड़ेगी उसमें। और अगर आपको कुछ उसमें लगता है तो कमेंट करिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि अब हम इसी तरीके से कांटेक्ट में रह सकते हैं कि आप वहाँ पर कुछ डालें और मैं यहाँ से उसको देखूँ और फिर मैं उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करूं या वीडियो बनाऊं। तो यही चीज़ सारी चीज़ें हम जो है डिजिटली कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल तो यूट्यूब का ही सहारा है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। एक जनरल वर्जन तो आपके पास में है ही, वो चल ही रहा है। इससे अपडेटेड और इससे बहुत अच्छा 10 गुना अच्छा वर्जन आपको मिलेगा ये मई एंड या मे बी जून 1 तक। तो ट्राई कर रहे हैं हम भी उसके लिए, आप भी कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम पिछली बार के वीडियो में बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में ही जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो किस किस तरह के आपके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम बात कर रहे थे जो पिछली बार वो बात कर रहे थे कि डिमांड डिपॉजिट जो अकाउंट है, या फिर आप ऐसे समझिए कि मैंने अकाउंट को बहुत सारे भागों में बांटा था। मैंने बताया था कि अकाउंट दो तरह के होंगे, एक होंगे एक होंगे डिपॉजिट और एक होंगे लोन अकाउंट। लोन में मैंने बहुत सारे अकाउंट बताए थे। डिपॉजिट में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अकाउंट होंगे, तो डिमांड और टर्म। तो टर्म में होगा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसमें होगा एफडी और आरडी। तो ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था, इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके और इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले करंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता। चालू का मतलब एवरी टाइम चालू है, जब चाहे जितना पैसा जितनी बार जैसे चाहे जमा कराएं। सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं है, सेविंग अकाउंट बंद खाता है। सेविंग अकाउंट भी आप जमा करा सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिटेशंस होती है। चालू खाता आपका करंट अकाउंट जो है हमेशा चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस की बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। नंबर 3, इस पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिलते हैं आपको। और जब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिलते हैं और आप इससे अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो बैंक बोलता है कि आप बैलेंस भी ज़्यादा रखिए। तो मैक्सिमम बैलेंस, या फिर मैक्सिमम को आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाई मिनिमम बैलेंस, आपका बैलेंस जो है ज़्यादा होना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं इसमें है आपको कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है आपको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये करंट अकाउंट के कुछ बेसिक से फीचर हैं, इसमें जानने वाला कुछ खास है नहीं। बिजनेस पर्पज से खोलना है और क्या करना है, बिजनेस पर्पज के अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, यहाँ पर ब्याज बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन भी है, आप मुझे बताइए कि एज अ बैंकर ध्यान रखिएगा, बैंकर बन के सोचिएगा, कस्टमर बन के नहीं। एज अ बैंकर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सेविंग अकाउंट प्रेफर करेंगे, वो दोनों खुलवाने में सहायक है। कुछ लोग इसमें भी निकालते हैं, नहीं हम ये वो। मैं आपको कंडीशन ये दे रहा हूं कि वो दोनों अकाउंट खुलवाना चाहता है, जो चाहे आप खोल लीजिए, वो खुलाएगा एक, या तो सेविंग या करंट। तो आप उसको कौन सी सलाह देंगे, बैंकर के पर्सपेक्टिव से बताइएगा, क्योंकि ये बैंकर अपना फायदा देखेगा। अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो अलग है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर इसके बाद अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं और हाई मिनिमम बैलेंस है, यानी बैलेंस मिनिमम जो है 10,000, 20,000, कुछ में तो 1 लाख, कुछ में 5 लाख, ऐसे मिनिमम बैलेंस होता है। और अगर आप ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, ये भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के बेसिस पर निकलता है। आप पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने क्यूएबी बताया था। क्यूएबी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, मान लीजिए आपके करंट अकाउंट का बैलेंस 5 लाख हमेशा रहना है, तो 5 लाख हमेशा रहेगा, वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के बेस पर डिसाइड होगा। अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 5 लाख नहीं रहता है तो फिर आपको नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा, वो अलग अलग उसमें अलग अलग होता है। फिर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी एक तरीके का टेम्परेरी लोन है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, टेम्परेरी लोन है। 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने के लिए आपको लोन मिल जाता है।
और अच्छी खासी रेट पर मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट को एक मैनेजर के पावर में भी होता है और आगे जो है जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस भी भेजते हैं वो, अगर उनके पावर में नहीं है तो एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट आपको मिल जाता है, टेम्परेरी लोन मिल जाता है, उस पर एक अच्छा खासा ब्याज देना होता है आपको, और थोड़े टाइम के बाद जब आप चुका देते हैं तो आपका सेविंग, आपका जो करंट अकाउंट है उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वही आप यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है तो मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख पड़े हैं तो आप 6 लाख भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको बैंक ने कितनी लिमिट दी है, 1 लाख यूज करने की दी है ऊपर या 50,000 यूज करने की दी है। तो ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट के बाद हम दूसरे टाइप के अकाउंट पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे डिमांड डिपॉजिट। हम क्या पढ़ रहे थे? डिमांड डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो ये डिपॉजिट अकाउंट में ही 2 तरह के अकाउंट हम देख रहे हैं। तो टर्म डिपॉजिट के बारे में हम बात करेंगे, और टर्म डिपॉजिट में क्या क्या चीजें हैं चलिए उनको देखते हैं। तो टर्म डिपॉजिट भी 2 तरह के हैं, एक है एफडी और एक है आरडी। एफडी और आरडी। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, और आरडी का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। अगर आप चाहते हैं शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं आवर्ती जमा, और इसको बोलते हैं सावधि जमा। सावधि यानी अवधि सहित आप बताइए कितनी अवधि के लिए जमा करेंगे। तो ये दोनों टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट में तो सेविंग और करंट था, क्योंकि कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा आपका जमा हो सकता है। इसमें पैसा निकालने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फिक्स्ड टाइम के लिए ही पैसा जमा कराया जाता है, इसलिए इसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, या कुछ लोग इसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो टाइम और टर्म का एक ही मतलब है कि एक निश्चित अवधि। अब उससे पहले पैसा कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एफडी के बारे में अगर हम बात करें, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में पहले बात करते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है सावधि जमा, ये मैंने आपको बताया हिंदी में बोलते हैं। और इसमें क्या चीजें हैं कि आपका एटवंस सारा पेमेंट आपको बैंक में जमा कराना पड़ता है, एक ही बार में सारा पेमेंट आप बैंक में जमा करा दीजिए। एटवंस का मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख की एफडी बनाना है तो 1 लाख एक साथ जमा करा दीजिए, 2 लाख की एफडी बनाना है 2 लाख एक साथ करा दीजिए, 4 लाख की एफडी बनाना है 4 लाख एक साथ करा दीजिए। तो एक ही बार में सारा पेमेंट आपको जमा कराना होता है, और आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो इंटरेस्ट भी वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फॉर द टेन्योर, यानी जितना उसका पीरियड है एफडी का उसके लिए इंटरेस्ट फिक्स होता है। यानी मान लीजिए आपने एफडी 6% पर कराई, अब 6% पर एफडी करा ली, तो 6% पर एफडी कराई और बाद में मान लीजिए रेटें कम हो गई, तो ऐसा नहीं कि आपकी रेट कम हो जाएगी, आपको तो 6% से ब्याज मिलता रहेगा। इसलिए ज्यादा समय की एफडी कराते हैं लोग कि 5 साल की करा दी। 5 साल की एफडी कराने पर 5 साल का तो इंटरेस्ट फिक्स हो गया ना, उनकी इनकम फिक्स हो गई कि 5 साल तक इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ही बार पेमेंट जमा कराना पड़ता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट भी क्या होता है? फिक्स फॉर द टेन्योर, यानी एफडी के टेन्योर तक आपका फिक्स होता है। फिर इसमें क्या चीजें हैं, और इसको मिनिमम 7 डेज के लिए आप खुलवा सकते हैं, 7 डेज, मिनिमम पीरियड 7 डेज, और मैक्सिमम पीरियड जो है इसका वो 10 ईयर्स है, 10 साल के लिए आप खुलवा सकते हैं। इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी देना होती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी आप सेविंग अकाउंट में भी देना होती है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन देना बहुत जरूरी है एज अ बैंकर भी, और इंटरव्यू में जाएं किसी भी चीज में आप ध्यान रखिएगा। नॉमिनेशन का मतलब यह है कि आप किसी को नामांकित कर दीजिए कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, या मान लीजिए कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उस केस में, अनसर्टेनिटी के केस में पैसा किसको मिलेगा। तो जब आप नॉमिनेशन कर लेते हैं तो नॉमिनेशन से क्या होता है कि लीगल आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाती है, उस नॉमिनी को सीधा पैसा मिल जाता है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है। इसको मैं टीडीएस 2-4 बार नाम ले चुका हूँ, मैं टैक्स जब पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा टीडीएस क्या है, कैसे कैसे टीडीएस कटता है, कितनी रेट होती है, कैसे बचा जा सकता है। तो मुफ्त में सलाह रहेगी आपके लिए। टीडीएस को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं, और टीडीएस में क्या होता है कि आपका अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपया ईयरली बनता है, पर एनम 40,000 रुपया बनता है, पहले 10,000 की लिमिट थी, अगर 40,000 रुपया पर एनम बनता है तो 10% टीडीएस आपका कटेगा, 10% की दर से आपको ब्याज, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि टैक्स आपको रिफंड हो सकता है, उसके लिए शर्तें हैं, और हो सकता है आप चाहे तो इसको कटवाएं भी ना, दोनों चीजें हो सकती है, टीडीएस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो 10% की दर से टीडीएस कटेगा, 40,000 हो या 40,000 से ऊपर हो। 40,000 है तो 10% 4,000, और 41,000 है तो 10% 4100 रुपए। इस तरीके से आपका जो है एफडी से रिलेटेड काफी सारी बातें मैंने बताई। एक तो एडवांस है, दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट भी टेन्योर के लिए फिक्स रहेगा, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 10 साल। आपका 4 नंबर पॉइंट है नॉमिनेशन हो सकता है,
और आपका क्या है 40,000 रुपए का अगर आपका है तो आपका टीडीएस कटेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस पे आप लिख सकते हैं कि लोन फैसिलिटी भी मिलती है इस पर। लोन भी अगर आप लेना चाहें तो अप टू 90% तक आपको लोन मिल जाता है, तो इसमें आपका कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। वैसे तो प्रीमेच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी बनाई और 5 लाख की एफडी में आपने पैसा जमा करा दिया, लेकिन आपको 2 लाख की जरूरत है। अब 2 लाख की जरूरत के लिए 5 लाख की एफडी को तो तोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि जरूरत तो 2 लाख की है, फिर वापस 3 लाख की बनानी पड़ेगी, आपको बहुत दिक्कत है। तो आप चाहते हैं कि इसको नहीं तोड़ें, और तोड़ने पर प्रीमेच्योर क्लोजर का आपका इंटरेस्ट वगैरह भी लगता है, कई बार कम देते हैं वो इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, जब पैसे आए वापस दे दीजिए, तो इसमें नुकसान नहीं होगा आपका। ये प्रीमेच्योर क्लोजर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 5 लाख पे इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था 6%, तो कई सारे बैंक तो अब नहीं लेते हैं, लेकिन कई सारे बैंक जो लेते हैं उसमें यही है कि 6% अगर ब्याज लगना है तो आपको जनरली वो 5% ही देंगे। और 5% भी कौन सा, जैसे आप समझिएगा, अब ये गूढ़ रहस्य है तो आप समझ पाए, तो 5 लाख की एफडी आपने 6 महीने के लिए 6 साल के लिए कराई थी, मान लीजिए 6 साल के लिए एफडी कराई थी और आपका इंटरेस्ट डिसाइड हुआ 6%। लेकिन अब क्या है, आप बदल गए, आपने धोखा कर दिया बैंक के साथ में। आपने बोला कि अब मैं 6 साल नहीं रखूंगा, मैं केवल 2 साल रखूंगा, और 2 साल के बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपकी शादी फिक्स हो गई, पहले लगा नहीं था आपकी होगी, अब दो साल में आपको लग गया कि मुझे पैसे की जरूरत है। तो अब आप देखिए प्रीमेच्योर क्लोजर का चार्जेस तो लगेगा, अगर लगेगा तो हो सकता है वो 5% की रेट से ब्याज दे आपको, लेकिन यहां पर एक चीज है कि ये 6% ब्याज दर कितने साल का था, 6 साल का था, लेकिन आप तो 2 साल में तोड़वा रहे हो। तो मान लीजिए 2 साल का ब्याज 5% है, तो इसमें से डिडक्ट नहीं करेगा 1% प्रीमेच्योर क्लोजर का, इसमें से डिडक्ट करेगा, क्योंकि एप्लीकेबल रेट तो 2 साल की लगेगी, नहीं तो ऐसे सब लोग कर लेंगे, एफडी बनाएंगे 10 साल की और तोड़वा लेंगे 2 साल में, तो 10 साल की रेट से ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज जो लगेगा वो 2 साल की रेट पर लगेगा, प्लस उसमें से भी अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर कराते हैं तो वो आपका कटेगा पैसा। ये पैसा कब कटता है, ये बैंक वाइज डिपेंड करता है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस आपको सिर्फ इतना सा बताया कि प्रीमेच्योर क्लोजर भी होता है, लोन फैसिलिटी मिलती है। तो एफडी में बस इतना ही है। अगर हम आरडी की बात करें, रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें, तो रेकरिंग डिपॉजिट जो है, आप जब भी बैंक में अगर ज्वाइन हो तो वो ध्यान रखिएगा, ज्वाइन हो क्या होंगे ही, तो जब भी आप बैंक में ज्वाइन हो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति का और खुद का भी रिकरिंग डिपॉजिट खोलिए, चाहे 500 का खोलिए महीने का, 1000 का खोलिए, 2000 का खोलिए। ये एक ऐसी बचत होती है जो आपको कभी पता ही नहीं लगता है और होती रहती है। पता नहीं लगने का मतलब पैसा तो आपकी जेब से ही जाता है, लेकिन महीने का 500-1000 रुपया बचा ही लेते हैं, और जब आपको जरूरत होती है तो उस नीड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बचत होती है। एफडी कराना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक साथ 10,000 या 50,000 कहां से लाएं, लेकिन आप 1000 2000 कराएंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस आपकी जो एनुअल रिपोर्ट जाती है, आपका जो सीआर जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि आपने कैसा काम किया, उसमें अगर आपने इनको प्रमोट किया, छोटी छोटी बचतों को प्रमोट किया है, तो वो आपके लिए उसका बेनिफिट भी होता है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट में देखिए आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है, इंस्टॉलमेंट्स, या आप ये कह सकते हैं कि सर्टेन प्रीमियम आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, यानी एक सर्टेन प्रीमियम आपको पे करना होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद में। तो वो आप इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लीजिए 3 महीने की आपने बोला कि हर 3 महीने में पे करूंगा, तो हर 3 महीने में पे करिए। आपने बोला 1 मंथ में पे करूंगा, तो हर 1 मंथ में पे करिए। आपने बोला 6 महीने में मैं एक बार दूंगा, 6 महीने में पे करिए। तो एक सर्टेन इंटरवल होगा, उसमें आपको एक सर्टेन फिक्स अमाउंट जो आपने डिसाइड किया वो जमा कराना पड़ेगी। तो एक तो सर्टेन प्रीमियम आफ्टर फिक्स इंटरवल, इसमें भी आपको लोन फैसिलिटी मिलती है, इसमें भी आपका टीडीएस कटता है। इसका जो मिनिमम पीरियड है, मिनिमम पीरियड जो है 6 मंथ है। एक आध बैंक शायद 3 महीने करता है, लेकिन 6 महीने ही करिएगा आप, 6 महीने, और मैक्सिमम है 10 साल, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि 3 महीने का तो क्या आरडी होगा। तो ये क्या है, बैंक वाइज अलग अलग होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपका सारे बैंकों का 6 महीने है। तो मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स। ये आपका आरडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इस पर भी टीडीएस के वही रूल है कि 40,000 होगा तो टीडीएस कटेगा। और 40,000 क्या है, ये सिर्फ आरडी का 40,000 नहीं है, अब ये मिल जाता है। आरडी और एफडी दोनों को मिलाकर अगर 40,000 हो गया तो 4,000 कट जाएगा। ऐसा नहीं कि आरडी पे अलग से 40 होना चाहिए, एफडी पर अलग से 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलाकर भी 40,000 हो गया तो भी आपका इंटरेस्ट कट जाएगा, यानी टीडीएस कट जाएगा। तो ये हुए हमारे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट।
अब हम बात करते हैं जो एक छोटा सा आपका टर्म आता है उसके बारे में, और ये टर्म है आपका NDTL, इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, हालांकि मैं पहले किसी वीडियो में शायद बता चुका हूं, इसका मतलब होता है डिमांड का मतलब अभी हमने पढ़ा आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट का अभी हमने पढ़ा FD और RD। तो इन सब में मिलाकर जो डिपॉजिट है उसी को हम बोलते हैं NDTL, यानी आप समझ लीजिए कुल जमा। कुल जमा आपका कितना है? अगर आपका बैंक जो है इसमें 10 रुपया है, इसमें 20 रुपया है, इसमें 50 है और इसमें 80 है, तो 130 और 160 रुपया जमा है। तो ये 160 रुपया आपका NDTL है। अब 160 रुपया आप एग्जाम्पल लीजिएगा, करोड़ों में भी हो सकता है, बस एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो कि ये सारा जो है कुल जमा, इसको बोलते हैं NDTL। तो इसको क्या है टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब लायबिलिटी तो आपको समझ में आ रही होगी, लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा आपने जमा किया है तो बैंक वापस देगा आपको, वापस देगा तो बैंक का ये दायित्व है, बैंक की लायबिलिटी है कि चुकाना है वापस, तो वो चुकाना है, इसलिए इसको टाइम डिमांड एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये लायबिलिटी कहाँ काम आती है? ये लायबिलिटी काम आती है हमारी कि हमें जो पैसा रखना होता है CRR के तहत, CRR के तहत जितना भी पैसा, जैसे अभी 3% रखना है तो 3% ऑफ NDTL होगा, वो 3% ऑफ NDTL। MSF के तहत लोन मिलेगा तो 2% ऑफ NDTL, वो भी NDTL होगा। अगर आपका SLR रखना है 18% ऑफ NDTL, तो 18% ऑफ NDTL होगा वो, तो ये सारे NDTL से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं, कासा का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ये देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये कोई अलग से अकाउंट नहीं है, अकाउंट तो मैंने आपको बताया वही है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक आप ये कह सकते हैं कि एनालिटिकल टाइप का छोटा सा एब्रीविएशन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कासा क्या होता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कोई अलग से अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है बिजनेस को बताता है। जैसे ऐसे समझिएगा, मैं कहता हूं किसी बैंक का कासा 40% है, तो आप ये समझिएगा कि उसके टोटल डिपॉजिट अगर 100 है तो उसमें से 40% और 60% के दो टुकड़े हैं। 40% डिपॉजिट उसका करंट और सेविंग से आता है और 60% डिपॉजिट उसका FD RD से आता है। ये है आपका कासा। अब हम इसको क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि कासा जो है जितना ज्यादा होता है उतना फायदा एक बैंक को होता है, क्योंकि कासा जो है इसको टर्म किया जाता है लो कॉस्ट डिपॉजिट। लो कॉस्ट डिपॉजिट, लो कॉस्ट डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि देखिए कासा में क्या शामिल है, करंट अकाउंट शामिल है और सेविंग अकाउंट शामिल है। अब करंट अकाउंट पर तो कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट पर तो आपको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन 3-4% ही देना पड़ता है। इसका मतलब कासा का रेशियो अगर आपके डिपॉजिट में ज्यादा है तो आपका बैंक जो है ये माना जाएगा कि वो अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, और अगर कासा का रेशियो कम है तो ये माना जाएगा कि आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। इससे क्या फायदा, किससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप हाई इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया आपने, हाई इंटरेस्ट पर, हाई इंटरेस्ट का मतलब मान लीजिए FD और RD, आपने खुद ही पैसा लिया 7% पर या 6% पर, तो आगे कितने में दोगे आप? आगे कम से कम 9-10 में तो दोगे, तो आपका लोन की रेट भी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा करंट अकाउंट है, सोचिए करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं देना है आपको, इसलिए SBI की ब्याज दर हमेशा कम होती है, क्योंकि उसके पास कई सारे करंट अकाउंट है और बड़े बड़े करंट अकाउंट है, सार्वजनिक संस्थाओं के करंट अकाउंट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के करंट अकाउंट है, उनमें पैसा पड़ा रहता है और उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, तो फ्री का डिपॉजिट मिलता है। इसीलिए बैंक की बैलेंस शीट में कई बार एक टर्म दिख जाता है आपको कि इस बैंक का कासा कितना है। तो कासा से कंफ्यूज नहीं होइएगा, कासा कोई अकाउंट नहीं है, ये एक टर्म है जो बैंक के कुल डिपॉजिट में करंट और सेविंग का परसेंटेज बताता है। जितना परसेंट कासा ज्यादा होगा उतना परसेंट आपके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट होगा और वो लो कॉस्ट डिपॉजिट आपके बैंक को फायदा देगा। ठीक है, एक टर्म और हम बात करते हैं DICGC। हमने बात की अभी तक कि बैंक में जमा कराइए जमा कराइए जमा कराइए, कभी कभी बैंक डूब भी जाते हैं। आपने नाम सुना होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, आपने नाम सुना होगा, अभी आजकल चल रहा है CKP कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे दोनों महाराष्ट्र के बैंक हैं और इसके तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया है, अभी लाइसेंस ही खत्म कर दिया है RBI ने, इसको खूब उबारने की कोशिश की, हुआ नहीं। तो अभी देखिए यहां पिक्चर में आता है DICGC। RBI ने बोला कि ये जो है 99.2% जो डिपॉजिटर है उनका पैसा हम पूरा दे देंगे।
अब वो कहां से दे देंगे, तो ये DICGC देगा। ये क्या है, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 1961 में इसकी स्थापना हुई और एक डिप्टी गवर्नर इसके हमेशा अध्यक्ष रहते हैं, तो BP कानूनगो अभी हैं। अब इसका क्या काम है, इसका काम यह है कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करता है कि आपके खाते में जितना भी पैसा है उसका बीमा करेगा। ये बीमा कैसे करेगा, बीमा ऐसे करेगा कि आपके खाते में जो पैसा है उसकी प्रीमियम तो बैंक देगा, यानी बैंक ही कराएगा आपका बैंक आपकी प्रीमियम देगा, और अगर बैंक पैसा चूक जाता है या बैंक डूब जाता है तो ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको वापस पैसा मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, मैं देखिए इस पेज पे क्या लिखा है पहले बता देता हूं। DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1961 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। BP कानूनगो इसके हेड है। ये इंश्योरेंस करता है जो इतना भी डिपॉजिट है, और उस इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको नहीं पे करना होता है, बैंक को पे करना होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई बैंक डूब जाता है, तो ये DICGC क्या करता है, वो जो डिपॉजिटर्स हैं DICGC, वो डिपॉजिटर को 5 लाख तक का भुगतान करता है। 5 लाख तक का भुगतान का मतलब है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्योंकि लिमिट पहले 1 लाख थी, अभी बढ़ाई है और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है उस CKP के केस में। तो 5 लाख तक का भुगतान करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका जमा जो है 1 लाख था तो आपको 5 लाख कर दिया, या आपका जमा 10 लाख है तो 10 लाख कर दिया। दोनों ही केस में आपको जो है, इस केस में तो आपको 5 लाख मिल जाएगा, लेकिन इस केस में आपको 1 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आपका जितना जमा है उतने तक ही जो है आपको ये ब्याज दे पाएगा। तो DICGC एक तरीके से आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है और उसके लिए प्रीमियम आपको बैंक पे करता है। तो अभी यही बोला है CKP के केस में कि 99.2% जो डिपॉजिटर हैं वो तो छोटे डिपॉजिटर हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के डिपॉजिटर है, तो उनको तो पैसा DICGC से मिल जाएगा। जो बड़े डिपॉजिटर हैं, क्योंकि इसका जो CKP का डिपॉजिट है वो करीब 487 या 480 करोड़ के आसपास है। अब इतने करोड़ में छोटे छोटे डिपॉजिटर ज्यादा है, तो उनको तो पैसा DICGC देगा, तो यहाँ DICGC रोल में आता है। तो अभी चर्चा में भी है, ध्यान रखिए, आपका आ सकता है, हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें कवर करवाई हैं। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है NRE, NRO और FCNR और वोस्ट्रो और नोस्ट्रो, ये अकाउंट पढ़ने हैं। तो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आपको देखने में इजी रहेगा। अगर आपको बड़े वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक साथ ही 2 घंटे का भी बना सकता हूं। मुझे लगता है आप बोर हो जाएंगे और हमारे बीच में काफ़ी दिनों से टच भी नहीं है। तो अगर लंबे वीडियो बनाना है तो बताइएगा ज़रूर, और अगर छोटे छोटे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, कंजूसी नहीं करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।